बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है सेहत। और हम सेहत के मामलात को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं होते जितना हम बाकी चीज़ों को लेकर होते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी सेहत के मामलात अक्सर औकात ख़राब रहते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं हम करते, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते, और ये तमाम तर चीज़ें असर डालती हैं हमारी बॉडी पे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है शुगर केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह क्या है, ये भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। एक बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ शहर से वाबस्ता है। हर कम्युनिटी के अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इनके मसाइल को हल करा दिया जाए तो शहर की ग्रोथ भी होगी, शहर में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपकी सेहत पे मौसम का बड़ा असर होता है। मौसम अगर अच्छा है, आप देखेंगे कि आपकी सेहत पे बड़े पॉजिटिव असरात हो रहे हैं। फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, ये भी हम आज जानेंगे हमारे प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ अब जो सालगिरह का दिन है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने की कीमत क्या चल रही है, ये भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी अमूमन बेहतरीन नज़र आ रहा है, लेकिन बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। आज का मौसम किस तरह से रहेगा, उमर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। फैसलाबाद में मौसम सर्द होता जा रहा है। इसी तरह हवा की बात की जाए तो हल्की ठंडी हवाएं चलने से सर्द मौसम जो है वो उसकी आमद हो चुकी है। हवा में इसी तरह बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 18 सेंटीडिग्री रिकॉर्ड किया गया, और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 सेंटीडिग्री दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड किया गया। इसी में तरह हवा में नमी का तनासब 48% और हवाएं 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है वो चल रही हैं। हल्की हल्की सर्दी, खुश्क सर्दी से बचने के लिए माहिरीन की जानब से भी तिबी जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने का गया है। और उसके साथ साथ बढ़ती हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि शहरियों को मुतासर कर रही है। एयर क्वालिटी मौजूदा इंडेक्स की बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो 205 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है, जिसके बाइस तिबी माहिरीन की जानब से कहा जा रहा है कि बिला जवाज़ घरों से ना निकला जाए। अगर किसी ज़रूरत के तहत निकला भी जाए तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ऐनक जो है वो लगाई जाए, ताकि किसी भी किस्म की मर्ज़ से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया हमारे तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी वाकई मौसम जब बदलता है एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, तो हमें इस माहौल की हिफाजत करनी है। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारा प्यारा शहर है, और शहर को महफूज रखने के लिए, शहर की हिफाजत के लिए, इस शहर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा से सर फहरिस्त रही है। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के भी अपने मसाइल हैं। उन मसाइल को उजागर करने के लिए, उन मसाइल को मुतहरिक करने के, उस मसाइल पर काम करने के लिए हुकूमत कितनी ज़्यादा मुतहरिक है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बड़ी ख़ास मेहमान काशिफ ज़िया साहब ने। आप सदर हैं फैसलाबाद बिज़नेस फॉर्म से और साबिक चेयरमैन हैं PHM। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से आवाज़ बुलंद करना हो, मसाइल हल कराने के हवाले से बात हो, फैसलाबाद की शहरियों के राइट्स के हवाले से आवाज़ बुलंद करना, तो सर फहरिस्त हमें काशिफ साहब का नाम नज़र आता है। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काशिफ साहब आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। काशिफ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं ये समझती हूँ, अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी को एम्पावर कर दें तो हम देखते हैं कि हमारी मीशत का पहिया जो है वो बड़ी तेज़ी से घूमेगा, तरक्की आएगी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के बेशुमार मसाइल है। वो इंटरेस्ट रेशो की सूरत में हो, वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हो, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी बड़ी हाई नज़र आती है। ये तमाम तर चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो ट्रेड सबसे पहले जो एक्सपोर्ट है वो बैकबोन ऑफ द कंट्री है। और आप अभी रिसेंटली आपके वर्ल्ड बैंक के भी लास्ट वीक को चल रहे थे कि पाकिस्तान को अब गोइंग फॉरवर्ड अगर जाना तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। नो डाउट हमने रेमिटेंस जो अपनी फॉरेन रेमिटेंस वो बढ़ा ली। हमारा HR जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि
60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है। आपने उसको बैरून ममालिक में भेजा और उन्होंने वहाँ से पैसे आपको पाकिस्तान में भेजे। नो डाउट एक अच्छा कदम है, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे बात की, जिस तरह आलमी बैंक में पाकिस्तान में जब तक बिज़नेस फ्लरिश नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज फ्लरिश नहीं होगा, तब तक आपकी मुल्क की जो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। और डॉलर जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे तो आपकी किस तरह इकॉनमी जो स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन डॉलर पाकिस्तान लाने के लिए हमारे बेतहाशा मसाइल हैं। उन मसाइल के अंदर अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट से हमने जो बिज़नेस एज ए बिज़नेस कम्युनिटी एज एक्सपोर्टर अगर बात करूँ बिल्कुल। तो हमें ऑलवेज़ गवर्नमेंट से क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम लाने के लिए बिजली के रेट्स बिल्कुल इसी मुनासिब तरह से। चाहिए, गैस के रेट्स और उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ रिफंड्स पड़े होते हैं वो चाहिए होते हैं, वो चाहे सेल टैक्स की मद में हो या इनकम टैक्स के रिफंड्स हो। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो लिक्विडिटी क्रंच से associated लेकिन यहाँ होती पर हैं। अगर रिफ़ंड के हवाले से बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी परेशान दिखाई देती है। कई कई महीने गुजर जाते हैं, रिफ़ंड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को कैंसिल करना पड़ते हैं। ये भी बड़ा मसला है। बेसिकली बात को समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे जो प्रॉफिट रेशो जो है वो इस टाइम पे हार्डली इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 5 to 7% इट्स मोर देन इनफ। 5 to 7% में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कंपटीशन करना विद इन द कंट्री, क्योंकि आपका कराची में चीज़ों के रेट्स कदरे डिफरेंट होते हैं। आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स जो है वो पंजाब से मुख्तलिफ है। आपकी जो पोर्ट्स हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ये पंजाब की निस्बत सिंध में उनको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि कराची पोर्ट साथ लगती है। तो जब इन चीज़ों को एक्यूमुलेट करें, एक तो आपका विद इन द कंट्री कॉम्पिटिशन हो गया, उसके बाद आपका खित्ते में जो है बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, चाइना आपके साथ बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को जब आपने इन ममालिक को जब आपने कम्पीट करना है तो उसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं चलानी है। तो हमारे यहाँ पे जब बिजली महंगी होगी, जब हमारी गैस महंगी होगी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे हम जाते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास ये रिसोर्सेज अपने ऑर्डर्स परफॉर्म करने के लिए अगर बैंक से लोन लेने चले जाएँ तो हमारा इंटरेस्ट रेट कहाँ 21-22% से कम होके अभी 11% पे है। तो हमारी गवर्नमेंट से ऑलवेज डिमांड ये रहती है कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको सिंगल डिजिट लाया जाए, जो बिजली की प्राइसेस जो हैं वो खित्ते के मुताबिक की जाए, जो बांग्लादेश में, इंडिया में, ताकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिले। इसी तरह से। बट गवर्नमेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि कहाँ 22-23 से इंटरेस्ट रेशो था और हम 11% पे ले आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पे भी जाएगा। लेकिन कहते हैं कि ये वक्ती चीज़ नहीं है, इस पे काम करने के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हमने पूरी दुनिया में कम्पीट करना है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें वक्त की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। मोहम्मद इनारू, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद को देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्क के एतबार के लिहाज से भी, पंजाब के एतबार के लिहाज से भी, तो आप यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के मिसाल क्या देखते हैं? महविश, पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज होता है, या यूँ कह लें कि उसकी बैकबोन होते हैं, वो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी होती है। वो किसी भी तरह से हो, हमारी ज़राअत है, टेक्सटाइल है, या मुख्तलिफ जो हमारे बिज़नेस सेक्टर हैं, तो आपने उनको ग्रो अप करना है, आपने उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करना है। वो आप किसी भी सूरत में करें, उनकी बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी हल की सूरत में करें, उनके तदारुक की सूरत में करें, लेकिन वो होते दिखाई होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। अब हमारे यहाँ पर हो ये रहा है कि एक तो हम किसी भी सेक्टर में अब ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक वक्त था कि जब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास पहचान रखता था, मुनफरिद पहचान रखता था, और जो हमारा मटेरियल था, जो हमारा जा रहा था, वहाँ पर सामान जा रहा था, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता था। अब देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमारा जो खिता है, हम उसमें हमारा सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है कि जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, हमारे हरीफ ममालिक हैं, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लागत क्या है, तखमीना लागत क्या है आपकी, और हम कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर अब हमने अब भी होश के नाखून नहीं लेने और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट नहीं करना उस हवाले से, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जनाब आप हमें सस्ती बिजली दें, आप हमें जो गैस है वो सही निरखों पर मुहैया करें, आप जो हमारे रिफंड्स हैं वो बर वक्त करें, आप इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये चीज़ें जब देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ा बुनियादी सा मुतालबा है, ये कोई अजीब शय नहीं है कि जिससे फ़कत इससे बिज़नेस ही ग्रो नहीं करता। आप ये देखें कि हमारा अगर फैसलाबाद के तनाजुर में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर बड़ा तबका लेबर कम्युनिटी का है, और वो सारी की सारी लेबर बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है, किसी न किसी फर्म में है, किसी न किसी फैक्ट्री में है, किसी न किसी मिल में है। तो आपने इस खिते में बिलखसूस इस शहर को इन चीज़ों से फैसिलिटेट करना है, तो ना सिर्फ इस शहर का भला होगा बल्कि आपकी बरामदात भी बढ़ेंगी। अब हमारे यहाँ पर दूसरी तीसरी रिपोर्ट आ चुकी है, हमारी जो एक्सपोर्ट है मुसलसल
तंजली का शिकार है। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल भी उस पर बात कर चुका, बिज़नेस फॉर्म भी बात कर चुका, मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस भी बात कर चुकी और हुकूमत भी जानती है कि किस तरह से हम तंजली का शिकार हो रहे हैं। अब जो सैलाब की सूरत हाल के बाद अब आने वाले दिनों में हमें कॉटन के हवाले से बड़े पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कीमतों के हवाले से। तो ये महविश बात करने का मतलब ये है कि ये कोई अनोखा या पेचीदा मसाइल नहीं है जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। हमें पता है कि हमने इनका मुस्तकिल हल निकालना है। अगर तो आर्जी बुनियादों पर हल निकालना है तो वो फिर 1 महीने 2 महीने हमने फिर देखा और बाद में फिर वही चीज़ आ गई। तो जब हमें पता है कि हमारी ये मुआशी रीढ़ की हड्डी हैं ये चीज़ें, तो उनको क्यों ना हम मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्त करने की कोशिश करें, उनको रिलीफ पहुँचाएँ और ऐसे पैकेज बनाए जाएं जो कि उनको मुस्तकिल बुनियादों पर आगे लेकर चलें, ना कि जो कम्युनिटी आती है, कोई भी ब्यूरोक्रेसी आती है शहर की या कोई भी लोकल गवर्नमेंट आती है तो उसके हिसाब से वो तरजीहात भी तब्दील हो जाती हैं। तो ये तरजीहात तब्दील लोकल सतह पर नहीं होना चाहिए, इनका कौमी सतह पर दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। और हमें ये तय करना होगा कि हमने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि अगर ये सेक्टर नीचे जाता है तो यकीन माने बिलखसूस पाकिस्तान और बिलखसूस इस शहर फैसलाबाद को बड़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पहले ही बेरोजगार है, आपका नौजवान मायूस है, और अगर इन सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं और लोग परेशानी का सामना करते हैं, तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बेरोज़गारी का सामना भी कर सकती है। तो इस लिहाज से अब देखना पड़ेगा। पहले ही आपके यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मुकाबला नहीं है, हमारा मुवाजना नहीं हो पा रहा। अब बड़ी सादा सी बात है कि जिसके सामने आपने एक प्रपोजल पेश करना है उसके सामने इंडियन ने भी कर दिया प्रपोजल पेश, वियतनाम के ने भी कर दिया, तो वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। बांग्लादेश है, तो आपका तो प्रपोजल वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके तो बुनियादी जो तखमीना लागत है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वही बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसमें आपने क्या करना है? तो यहाँ पर ये हुकूमत को अब संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। जैसे दूसरे मामलात को लिया जाता है कौमी सतह पर, ऐसे ही हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर है, इंडस्ट्री है, अगर इसको हमने शामिल हाल नहीं किया और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन और आइंदा आने वाली जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको ना, सबसे पहले तो हमें यंगस्टर्स को एंगेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बेरोज़गारी बढ़ती गई तो हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के हैं या कोई भी फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग हैं तो उनके मसाइल बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह फैसलाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फैसलाबाद को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब समझा जाता था, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कई क्राइसिस का सामना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम जो हैं वो हमें क्लोज़ होते हुए दिखाई दे हैं। ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ तो बनाई जाती हैं लेकिन वो सिर्फ एक हुकूमत के साथ मशरूत कर दी जाती हैं, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। काशिफ साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हमने देखा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी बदल जाती है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स हों, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, किसी भी मुल्क की जो तरक्की का राज है वो उनकी आने वाले दिनों की उनकी पॉलिसीज़ होती है। और हमारा गवर्नमेंट से ऑलवेज़ मुतालबा रही है एटलीस्ट 5 से 10 साल की पॉलिसी तो अनाउंस करें कि बिजली के रेट क्या होंगे, गैस के रेट क्या होंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा बिजली का जो मुतालबा है वो और गैस का जो मुतालबा है वो 9 सेंट और 6 सेंट के ऊपर हमने मुतालबा किया था। उन्होंने वो हमें बिजली और गैस उस रेट के ऊपर दी थी और उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट जो है वो $32 बिलियन के ऊपर गई थी। नो डाउट अभी आपकी रेमिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन का शिकार है। अभी रिसेंट जो नंबर आए हैं वो 1 महीना बढ़ जाती है, 3 महीने हमें डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। और आगे मैं समझता था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो साल में से तकरीबन 8 से 9 महीने पीक सीजन पे चल जाती थी और अभी इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जो क्राइसिस का सामना करना पड़ा है वो इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि जो इंडस्ट्री हमारी वो 3 से 4 महीने के ऊपर आएगी। अदर देन दैट बाकी पूरा साल जो है वो या तो हम अंडर कैपेसिटी चल रहे होते हैं। इस टाइम पे करंट सिचुएशन ये है कि 50% जो है वो अंडर कैपेसिटी हमारी फैक्ट्रीज जो चल रही हैं। शायद कोई एक आध जो यूनिट है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हो, लेकिन बात आपको एक सिंपल से समझाने की ज़रूरत है। हमने गवर्नमेंट से जो हमारा कोर मुतालबा रहा है
वो बिजली के ऊपर है। और जो भी गवर्नमेंट आती है, नोट और गवर्नमेंट की इंटेंशन पॉजिटिव होती हैं, वो इसको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। किसी से भी आप बात करोगे अब ये कहोगे जी मुल्क की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़नी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह लेकिन अगर जब आप बिजली की बात करें, हम बिजली के ऊपर पिछले 8-10 सालों से गवर्नमेंट को ऐवान बाला में जाके ये बातें करते रहे कि खुदारा बिजली की प्राइसेस जो है वो खित्ते के मुताबिक रिसेंटली तो एक इनिशिएटिव लिया जो इनिशिएटिव भी लिया, वो भी आपको समझाने की ज़रूरत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज तो दिया है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो पैकेज क्या है कि जो यूनिट जो है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा और जो इजाफी यूनिट इस्तेमाल किए होंगे उसके ऊपर जो है ना वो इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाएं कि अगर एक फैक्ट्री ऑलरेडी इस टाइम पे एक्सपोर्ट डिक्लाइन में जा रही है, क्या मेरी फैक्ट्री है अगर वो 40 से 50% डिक्लाइन में जा रही है या अंडर कैपेसिटी चल रही है, क्या मैं पिछले साल से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर पाऊँगा? नहीं। तो जब बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊँगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पैकेज के लिए जो एलिजिबल होंगे वो तो शायद कोई एक आधे यूनिट्स हो जो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बात बताऊँ, आजकल 27वीं तरमीम का बड़ा चर्चा है कि गवर्नमेंट जो है वो 27वीं तरमीम लेकर आ रही है और जी फ़लानी डेट को जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं वो भी कहते हैं कि फ़लानी डेट को ये अप्रूव भी हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमारी बिजली के जो रेट्स हैं वो लेके आएँ, हम उनको प्रपोजल्स भी देते हैं, हम उनको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। अब एक सब्जेक्ट है कि हमारी बिजली मुल्क में से बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, बिजली इजाफी बन रही है, सोलराइजेशन भी हो रही है, लेकिन साथ चोरी भी बहुत हो रही है और उसकी वजह से आपकी जो लाइन लॉसेज है उसकी वजह से रेट ऊपर। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि क्या अगर फेस्को है, फैसलाबाद में है, अगर इसका जो बिल ये कलेक्ट कर रहे हैं वो अगर रिकवरी 97% 95% है, तो क्या हम जो लाइन लॉसेस हैं जो हमारे दूसरे शहरों के हैं या दूसरे इलाकों से जो हमारे लाइन लॉसेस का सामना करना पड़ता है, क्या उनका बिल हम भरेंगे? आपने ये नेशनल सब्जेक्ट रख के इसकी प्राइसेस जो हैं वो पूरे मुल्क में सेम की हुई हैं, तो क्या अगर फैसलाबाद का शहरी जो है वो अगर अपना बिल पूरा पे कर रहा है, उसकी लाइन लॉसेस नहीं है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पे चोरी कम है या हमारे लाइन लॉसेस कम है तो हम अपने हिस्से का जो हमारा बिल बनता है हम उतना दें, ना कि हम बाकी जो इलाकों में जहाँ पे चोरी हो रही है उनका भी बिल दें। तो बात करने का मकसद है, गवर्नमेंट को हमने ये बोला कि आप ये जितने ग्रेड्स हैं इनको सेपरेट कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें। उन्होंने आगे से कहा ये नेशनल सब्जेक्ट है, ये हमें असम्बली में लेके जाना पड़ेगा, 18 अमेंडमेंट्स जो हुई है 18वीं तरमीम के मुताबिक, तो हम ये कर नहीं सकते। तो क्या अभी 18वीं तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा? क्या 27वीं तरमीम लाई नहीं जा रही? क्या इतनी जल्दी में लाई जा रही है कि अगले चंद दिनों में आपको 27वीं तरमीम भी, दैट्स मीन कि गवर्नमेंट जो करना चाहे वो कर सकती है और जिसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है, जो हम जाकर दरवाजे खटखटा रहे हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, मैं अक्सर फोरम पे ये बात कर चुका हूँ कि आप हमें गवर्नमेंट से 9 सेंट की बिजली है, इस टाइम पे 11-12 सेंट पे अगर दे रहे हैं, 9 सेंट की बिजली आप दे दें, गैस हमें दे दें, रिफंड्स हमें दे दें, ये 3 चीज़ें। इसके अलावा हमारा गवर्नमेंट से कोई मुतालबा नहीं, ये हमें 6 महीने साल के लिए दे के देखें। अगर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती तो आप इसके ऊपर फ़ाइन भी इम्प्लीमेंट करें कि एक्सपोर्टर ने हमसे ये वादा किया था, इन्होंने बिजली और गैस की प्राइस लेने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई और जब नहीं बढ़ाई तो हम उसका जुर्माना भी भरने को तैयार हैं। हम तो यही कह सकते हैं अब कि ना पॉलिसीज़ दें, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ठीक है, आपने जो हमसे पैसे लेने हैं वो वापस से जो बेनिफिट लिया होगा हम वापस दे देंगे। इसी शहर के अंदर हमने एक्सपोर्टर को, जो एक्सपोर्टर था उसने नारा लगाया था कि हमारे पास जो लेबर है उसकी शॉर्टेज हुई है, क्योंकि स्किल्ड लेबर की तब शॉर्टेज हो गई थी। $32 बिलियन के ऊपर हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गई थी। हमारी इंपोर्ट्स के जो बिल हैं तब उसके ऊपर भी कमी वाक़ई होती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो बढ़ाई जाए। बहुत सी ऐसी आपकी मशीनरी है जो कि बिल्कुल ईजी मशीनरी पाकिस्तान में बन सकती है, लेकिन हम वो भी इंपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली जो इस टाइम पे ज़रूरत है, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको टेक्निकल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आपको रवायती एजुकेशन से निकल के, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन रवायती आपको एजुकेशन से निकल के आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा, आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड गवर्नमेंट हर एक्सपोर्टर से लेती है और वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड क्या है कि एक्सपोर्टर्स की बेहतरी के लिए हमने कोई इस तरह की चीज़ें लेकर आनी जो हर एक्सपोर्टर से कलेक्ट किया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट पिछले 5 सालों का हमें बता सकती है कि आपने वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड क्या एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए लगाया? कहाँ पर लगे फ़ंड? बिल्कुल इसी तरह से आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर हम टेक्निकल स्किल्स के हवाले से भी बात करें, नो डाउट इस पर हुकूमत इनिशिएटिव लेती है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स को भी थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है और इसकी रीज़न हम ये देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके पास टैलेंट होता है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती, उन्हें ये पता नहीं चलता कि स्किल्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। मोहम्मद इनारो, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी पॉलिसीज़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, पॉलिसीज़ में स्टे नहीं है, मुस्तहकम पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। बांग्लादेश है,
वियतनाम है, चाइना है। अब तो चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। ख़वातीन के सूटों के हवाले से हमने देखा कि बड़े अच्छे और सस्ते सूट जो हैं हमें चाइना से मंगवाने पड़ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि कहाँ पर हम बेहतरी कर सकते हैं? अच्छा महविश, इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक मुहावरा बोला जाता है, हिस्सा बकदरे जुस्सा, कि जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस है उसको उस तरह से डील किया जाए। हमारे यहाँ पर ये चीज़ देखी नहीं जाती, बड़े ही गैर मुबहम से रवैये अपनाए जाते हैं और वो चीज़ों को ऊपर ले आया जाता है जिनके बाद में हमें नफ़ा नुकसान का कुछ भी नहीं पता है। और जो चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह हैं कि जनाब हमने इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इस शोबे को हमने तरक्की देनी है, तो इतने साल बाद हम ये कर सकते हैं। अच्छा, एक तो R&D जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी भी शोबे में एक्टिव नहीं है, हम देखते ही नहीं हैं। मुस्तकबिल में हमने क्या करना है, 10 साल बाद हम कहाँ पे खड़े होंगे, हमने क्या करना है, वो आप ज़राअत को लेकर देख लें कि जनाब कौन सी ज़मीन किस फसल के लिए अच्छी है, कितनी फसल हमने बीजनी है, उगानी है और किससे हमने नफ़ा लेना है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट इस तरह से नहीं सोचता। वो तो खैर एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है कि हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं हमें असर नो उनमें जाकर दोबारा से तरमीम करने की ज़रूरत है कि हमारे सेक्टर कौन से हैं, उनको किस तरह से डील करना है। अब हम बात करें जैसे कि बिज़नेस कम्युनिटी की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्किल लेबर के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब जब तक हम एक पॉलिसी मुरतब नहीं करते, 10 साल के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, जैसे कि काशिफ साहब ने आगाज़ में बात की कि फैसलाबाद को ही आप ले लें कि हमने आप हमें बिजली क्यों नहीं सस्ती दे रहे, तो उसके बड़े से लॉसेस भी शामिल कर लिए जाते हैं, जवाज़ गढ़ लिए जाते हैं। तो फैसलाबाद जो कि रिकवरी रेट फेस्कोम के मुताबिक 100% रिकवरी रेट है इनका, फैसलाबाद के जो लोग हैं इस कदर ज़्यादा मुनज़्ज़म है या ज़िम्मेदार शहरी हैं। बिल्कुल इसी तरह तो से। हम फैसलाबाद सेक्टर को ही देख लें, फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, इंडस्ट्री को देख लें कि जनाब हम जो उस शहर का हिस्सा है, ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ है कि आप जब सूबाई सतह पर जाकर, लोकल सतह पर जाकर लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तब ये पॉलिसी अपनाई जाएंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पंजाब लाहौर को समझ लिया गया है और सारी की सारे जो महवर है, मरकज़ है, सारी की सारी जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका जो हकदार ठहराया जाता है वो लाहौर को, उसकी मादर पिदर आज़ादी करार दे दी गई है कि जी लाहौर लाहौर है, ठीक है। बकिया जो पंजाब के शहर हैं वो लावारिस छोड़ दिए गए हैं। तो इस तनाजुर में हम कहते हैं कि आप हर शहर को उसका बुनियादी हक दें, आप हर डिवीज़न को उसका बुनियादी हक दें जिसमें वो आगे जा रही है। तो फैसलाबाद डिवीज़न को डिक्लेयर कर देना चाहिए था, आज से 10 साल पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ये एक टेक्सटाइल सिटी है और इसको हमने इस तनाजुर में ही डील करना है। इसका जो सेक्टर है हमने ऊपर लेकर जाना। IT में हम कहीं नहीं हैं, एजुकेशन में हम ख़ास तौर पर नहीं हैं, कहीं भी पहुँचे हुए नहीं हैं। हमारे पास ऐसे कोई नोबेल प्राइज़ याफ्ता लोग नहीं हैं, ऐसा कोई हम साइंस में कोई हमने मार्का नहीं मार दिया है। हर चीज़ में हम मीडियोकर जा रहे हैं। तो जिसमें हम अपर जा रहे थे, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, हम उसको भी हमने कोशिश की कि जनाब ये क्यों ऊपर जा रहा है, इसको भी हम नीचे लेकर आए। तो फिर हमने उसके साथ ख़ास तौर पर एक सौतेली माँ वाला रवैया अपनाया कि जनाब हमने बिजली महंगी करनी है, हमने गैस के ये टैरिफ रखने हैं, हमने रिफंड्स इनको लेट देने हैं, जिससे भी इनका भला हो सकता है। हमने वो तमाम टेक्सटाइल कुश या लेबर कुश पॉलिसियाँ अपनानी है जिनसे ये सेक्टर नीचे आए। तो आज अगर हमने देखा है कि अब हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल तंजली का शिकार है और आगे भी हमें आइंदा कुछ मुस्बत होता दिखाई नहीं दे रहा और अब भी वक्त है। जब इस तरह की सिचुएशन होना तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी सोचते हैं कि इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट। और इस तरह से अगर हम हमारे शहर के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के हवाले से। फर्दर भी इस पर गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिज़नेस के हवाले से और बिज़नेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से ग्रोथ इसकी की जाती है, हुकूमत कितनी ज़्यादा सीरियस है, संजीदा इन तमाम तर चीज़ों को लेकर इस पर हम बात कर रहे थे। और जब हम बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं तो टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से भी बिज़नेस कम्यूनिटी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन में आसानी हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। हम देखेंगे कि बहुत सारी तरक्की जिस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है वो फुल स्टॉप ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई देगा। काशिफ साहब, आपसे मैं यहाँ पर टेक्सटाइल के हवाले से तो हमने बात की, टैक्सेशन के निज़ाम पर आप किस तरह से देखते हैं कि टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर है या गुंजाइश है तब्दीलियों की? देखें, टैक्सेशन जो है वो ऑलवेज़ गवर्नमेंट से बजट के अंदर, जब भी बजट आता है हमारे चैम्बर्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारी एसोसिएशन एक्टिव हो जाती है और हमारा हमेशा यही मुतालबा होता है गवर्नमेंट से कि निज़ाम में बेहतरी ये करें कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन ना बढ़ाया जाए, आप टैक्स नेट में इजाफा करें। और मुझे पिछले कुछ सालों में जैसे गवर्नमेंट ने भी संजीदा हुई है और FER भी काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेगा। नो डाउट हर महकमे में जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं और बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन FER भी पॉजिटिव हो के
समहाउ टैक्स नेट बढ़ाने वाली साइड पे कि वो पॉजिटिव हो के इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि स्टिल लोगों के अंदर फियर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जी अगर हम बिजनेस कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा है कि जी अगर हम वो देना शुरू करेंगे तो जो पिछली कोताहियाँ, जो पिछली गलतियाँ हैं, जो हमने आज ना टैक्स रिटर्न्स अच्छे तरीके से फाइल नहीं की हुई, तो हमें जुर्माने जो हैं वो बेतहाशा उसके ऊपर लगाए जाएंगे। अभी आपको रिसेंटली मिसाल दें कि हमारे फेडमिक के अंदर, जहाँ का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ, वहाँ पे भी हमें इस तरह की मिसाल, वो बेसिकली पार्ट ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट है, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट होगी, फेडमिक होगी, वहाँ पे भी कुछ इदारों ने जाके वहाँ पे टैक्स कलेक्शन के सूरत में इसमें, लेकिन हमने वहाँ पे उनको एक तरीक़ेकार से समझाया जिसके अंदर हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के इदारों को कि भी वो हमारे साथ ऑन टेबल बैठे हैं, और उनको हमने ये बोला कि आपने किसी भी फैक्ट्री में जाना है, आपने किसी भी फैक्ट्री को, इधर वो एक्साइज की कलेक्शन हो, इधर वो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट हो, या वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो, या किसी और जो, क्योंकि गवर्नमेंट से जो डील करना पड़ता है एक एक्सपोर्टर को, तकरीबन वो 27 से 30 महकमे हैं जिसको हमें डील करना पड़ता है। तो हमने उनको ये बोला कि आपने अगर किसी फैक्ट्री में आना है तो आप हमारे ऑफिस में आएँ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा और हम आपको उनको विन विन सिचुएशन में लेकर आएंगे। अगर हमारे किसी स्टेक होल्डर का फॉल्ट होगा तो वो आपको टैक्स कलेक्शन करके देगा, और अगर आपकी तरफ से कोई एम्बिग्विटीज़ हैं तो हम वो भी यहाँ पे बैठ के एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फेडमिक का है, जो हमें अभी रिसेंटली, जिसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ, वहाँ पे हमने कुछ इस तरह के इकदाम किए हैं कि जो इस फैसलाबाद की कम्युनिटी के लिए बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम हमने उठाया वहाँ पे, और उसकी बेहतरी आ भी रही है। और जहाँ पे टैक्स कलेक्शन की बात की तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन टैक्स नेट में इजाफा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रॉब्लम अगेन आती है कि जी गैप है इदारे के दरमियान और स्टेक होल्डर के दरमियान। अगर ये गैप रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि आने वाले दौर में सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नारू, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि जी हम टैक्स पे करने के लिए तैयार हैं, FPR की जानिब से देखते हैं, FPR ये कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही। तो ऐसे में स्टेट जो है वो बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि आया किसकी बात सुनी जाए, किसकी ना सुनी जाए। अच्छा महविश, इसमें बड़ी बुनियादी सी चीज़ वो ये है कि देखें, टैक्स देने के लिए कोई इनकारी नहीं है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत, टैक्स को बेहतर करना, मुनज़्ज़म करना और उसको देरपा करना, ये तो हुकूमत का बुनियादी काम है। टैक्स के बगैर तो नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, इसके लिए अगर पंजाब की सतह पर देखा जाए तो हमने गुज़श्ता दिनों में देखा कि पंजाब में जो हमारी CM है मरियम नवाज़, उन्होंने स्पेशल यूनिट तश्कील देने का बोला और कहा कि जनाब आपने बड़ी महदूद सी मुद्दत में बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन करनी है और टारगेटेड टैक्स कलेक्शन करनी है ताकि जो सूबे को भी उसका फ़ायदा पहुंच सके। अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आप टैक्स लेते जा रहे हैं और बार बार उन्हीं से लेते जा रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और अगर आपने बोझ डालना है तो फिर टैक्स की शरह बढ़ाकर उन्हीं पर डाल देना है जो कि रेगुलर टैक्स पेयर हैं। अब यहाँ पर बड़ा सादा सी चीज़ ये है कि जनाब आप अपनी टैक्स की जो आपके दहिंदगान है उनका नेटवर्थ आप बढ़ाएं, उनकी नेट बढ़ाएं, अपना सर्कल बढ़ाएं और उसको वुसअत दें ताकि बड़े से बड़ा दायरा कार होगा तो टैक्स उतना ही आएगा लेकिन आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती जाएगी, लोग आपके ज़्यादा दायरा कार में आ जाएंगे। अब FBR को ही हम देख लेते हैं कि जनाब आपका सिस्टम बड़ा मुनज़्ज़म है, और जब हम देखते हैं गोशवारे जमा करवाने की बारी आती है तो टैक्स का सारा जो सिस्टम है वो बैठ जाता है, सेम डेज में वो बैठा होता है और फिर उसमें नहीं चल रहे होते। तो सी की जाती है, पोर्टल बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक अवेयरनेस बाकायदा तौर पर कि हर इदारे में कि किस तरह से आपने क्या चीज़ें करनी है, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। देखें, पूरा का पूरा टैक्स बार होता है, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप आगाही क्यों नहीं दे सकते? आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आप उसको मुनज़्ज़म अंदाज में क्यों नहीं करते? हमारे पाकिस्तान में एक बुनियादी अलमिया ये है कि हमने सही वक्त पर सही काम नहीं करना, हमने बाद में पॉलिसियाँ अपनानी है और उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। आप टैक्स का दायरा कार बढ़ाएँ, आप लोग बढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतमाद दिलाएं कि जनाब आपसे टैक्स लेना है, आप मकसद आपको तंग करना नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू भी काशिफ रखते हैं कि जो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो कहते हैं कि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं हमें मज़ीद तंग किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि टैक्स नेट में आना चाहते हैं वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, शायद पता नहीं कौन सा संगीन मामला था हमारे साथ हो जाएंगे, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारी जो इनकम है उसे हज़्फ कर लिया जाएगा, ऐसी बेशुमार चीज़ें जो है वो। इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल ये दिए थे, अगर एक्सपोर्टर की बात की जाए, मैं बार बार एक्सपोर्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका नीट एंड क्लीन बिजनेस मॉडल जो है वो एक्सपोर्टर का ही है, क्योंकि जितनी आपकी फॉरेन रेमिटेंस है, हमने जो भी अपनी सप्लाईज बाहर भेजी उसकी जो पेमेंट्स आई तो वो थ्रू बैंक आती है, वो किसी अदर रूट से पेमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं।
दैट्स मीन कि अगर हम जितनी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सारा डाटा मौजूद है कि फ़लानी एक्सपोर्टर ने कितनी अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर भेजी और उनकी कितनी पेमेंट्स आई हैं। तो हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आपके जो पंजाब का सब्जेक्ट है, जो नेशनल सब्जेक्ट है, आपके कुछ पंजाब के इदारे हैं, कुछ नेशनल इदारे हैं जो टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिनसे हमें डील करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें जो डील करना पड़ता है वो 27 से 30 महकमे हैं। तो क्या आपको एक सिंपल फार्मूला दिया जाए कि आपने 1% कलेक्शन करनी है या 0.5% करनी है या 2% कलेक्शन करनी है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारी जो रेमिटेंस बाहर से आए और आप एक ही दफ़ा उसमें से कलेक्शन डिडक्ट कर लें, क्योंकि पैसे तो स्टेट बैंक के पास आ रहे हैं। आप हमें कन्वर्जन रेट लगा के हमारे डिस्पर्स करते हैं हमारे अकाउंट्स में पैसे, दैट्स मीन कि आपके पास पड़ा है। तो हम इस चीज़ को अगर और ईजी करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ अगर हम जाएँ, तो हम अगर गवर्नमेंट से ये कहें कि आप 27 महकमों को साइड पे करें और एक्सपोर्टर को ये कहें जी आपने 1 से 2% आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जिसके अंदर सारे महकमे जो है वो कवर हो जाएंगे। हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कि हमें टैक्स चोरी वाली साइड पे नहीं जाना पड़ेगा, या कोई बंदा ये बात नहीं कर सकेगा आपने इतना टैक्स चोरी की, इतना किया। नीट एंड क्लीन सिस्टम है। लेकिन अगर वो इसके ऊपर करना चाहे तो 27 महकमे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स है, तनख्वाहें जा रही हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या हर्डल्स हैं, क्योंकि हम ऑलवेज गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि यार हमने अगर 100 रुपया कमाया उसमें से 2 रुपये अगर आपने टैक्स अपने लेने आप ले लो, लेकिन 27 महकमे तो हमें ना दो एनुअल क्लियरेंस पे आ रहे हैं, एनुअल ऑडिट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, सारी चीज़ें लग रही हैं। लेकिन ये तो अगेन ये कि एक प्रपोजल है, गवर्नमेंट कब इसके ऊपर काम करती है, कब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जाएगी, कब हमारे यहाँ पे भी होगा कि अपने ऑफिस में बैठ के टैक्स रिटर्न फाइल करके हम भेज रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है जी विन विन सिचुएशन है, हमारा इंडस्ट्रीज भी हमें पैसे दे रहा है, हमारे इदारे भी कलेक्शन कर रहे हैं और हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है। अभी तक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं है कि आजकल पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर्स जो है, ये बारिशों के बाद आपने हालात देखे हैं, तो वो पैच वर्क चल रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी नई रोड जो है वो बनते हुए नजर नहीं आ रही। उसके पीछे रीज़न क्या है? गवर्नमेंट के पास अभी इतना कुशन मौजूद नहीं है, IMF की कंस्ट्रेंट्स हैं। जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये बेनिफिट दे दें, ये रिलीफ दे दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, गवर्नमेंट के पास एक ही जवाब होता है कि हमें जो भी चीज़ है हमें IMF के सामने इसको प्रेजेंट करना है। IMF जब तक हमें इजाज़त नहीं देगा तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। क्या इस टाइम पे आप सोच रही हैं कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी मेकिंग, पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो IMF के कहने पे चल रही है? ये सोचने की बात है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को हमेशा यही कह दिया जाता है कि IMF ने बड़ी सख्ती की हुई है, IMF के पास आपका प्रपोजल जाएगा, देन हम आपको ये रिलीफ जो है ना वो दे सकते हैं, जो कि पिछले 3 से 4 सालों में देखने में आ रहा है कि इंडस्ट्री को कोई बिल्कुल इसी तरह से इंडस्ट्री को रिलीफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन वही बात करते हैं जी, पॉलिसीज़ में अगर स्टे आएगा तो हम देखेंगे कि तरक्की हमें ना सिर्फ बातों की हद तक नज़र आ रही है बल्कि प्रैक्टिकली होते हुए दिख रही है। यहाँ पर वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में खुश आमदीद जी। बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, और जब भी बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन ऐसे में एक सिचुएशन है जो कि फैसलाबाद के लोगों को फेस करने में आती है कि जब भी कोई एक्सपो के हवाले से बात करते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं, एक्सपो सेंटर्स को इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में बड़ी एक्सपोज हो रही होती हैं। तो ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें हमारा आइडिया कहाँ पर यूटिलाइज़ करवाना है। तो फैसलाबाद में इस चीज़ की बड़ी कमी मैं महसूस करती हूँ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस तरह से ब्रांडिंग पे काम नहीं हो रहा। बहुत सारे यंग टैलेंट को हम इंगेज कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। काशिफ साहब, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम फैसलाबाद की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें, मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहती हूँ कि ये हमारे लिए बड़े कीमती हैं, इन्हें संभाल कर रखेंगे तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिज़नेस एक्सपो फैसलाबाद में होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपका जो इस टाइम में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जो फैसलाबाद है, आपके जितने भी बायर्स हैं, आप जितनी भी एक्सपोज करवाते हैं या कोई एग्जीबिशंस करवाते हैं, वो या लाहौर हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं। और फैसलाबाद में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी एक फर्नीचर की एक्सपो होती है, हमारे पास कोई जगह नहीं होती, हम शादी हॉल्स में जो है ना उसका अरेंज किया होता है। तो क्या जब इंटरनेशनल लोग ट्रैवल करके, क्या आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो कि एक शादी हॉल के अंदर जाके आप एक्सपो करवा रहे हो और वहाँ पे आपको आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो
कि आपको बाहर की दुनिया से लोग आएंगे, वो आपका फर्नीचर देखेंगे और वहीं यहाँ से आपकी इंपोर्ट वो करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। तो एक्सपो के ऊपर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम पिछले कोई 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा काम किया। मैं फेडमी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ और वहाँ पे हमने जगह जो है वो हम एक्सपो को देने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है। और हमने गवर्नमेंट को सिर्फ ये बोला कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड हमारा पड़ा है, ठीक है, आप हमें उस फंड में से चंद पैसे दे दें बनाने के लिए। जगह आपको फेडमिक दे रहा है और हम वहाँ पे कर लेंगे। फेडमिक का अगर इस टाइम पे आप बात कीजिए, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट की बात की जाए, ये वो पाकिस्तान के इस टाइम पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। सही। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट इज़ पार्ट ऑफ CPEC प्रोजेक्ट। सही। और उसके अंदर आपका इतने बड़े फॉरेनर्स आके बैठे हुए हैं जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइनीज़ हैं, आपके टर्किश इन्वेस्टमेंट आई हुई है, आपके बहुत हयात कीमिया की बात की जाए वो वहाँ पे लगा है, कोक के प्लांट आपके वहाँ पे लगे। और वहीं पे हमने इनको ऑफ़र की थी कि एक्सपो सेंटर भी वहाँ पे बना दें। और अभी जबकि हम नया बोर्ड ये तश्कील दिया गया, उसके अंदर आके हमने जो बेहतरी करने की कोशिश की है, लेकिन अगेन सम गवर्नमेंट के कोई ब्यूरोक्रेटिक मसाइल हैं जहाँ पे जाके ये चीज़ें हल होनी है। हमारे प्रपोजल्स बन के जा चुके हैं गवर्नमेंट के पास और वहाँ पे हो गया है। फेडमी के अंदर अगर रिसेंटली बात की जाए, हमने चनाब क्लब जो है वो लोगों की कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हमने फेडमी के अपफ्रंट जो है वो लेकर आए हैं, ताकि हमारे जितने फॉरनर्स हैं अगर उन्होंने शाम को रिलैक्स होने के लिए जाना है, कोई एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, तो बजाय वो शहर के अंदर आएँ, वो जस्ट अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलें और सामने उनकी अवेलेबिलिटी हो। अभी रिसेंटली हमने अपने बोर्ड्स के अंदर जो अप्रूवल दी है वो बाउंडेड कस्टम वेयर हाउस जो है वो हम वहाँ पे लेके आने चाह रहे हैं, जिसकी अप्रूवल हो चुकी है। कम्युनिटी सेंटर्स वहाँ पे बन रहे हैं, वर्कर वेलफेयर वाले जो है वो मिल के लेबर जो कॉलोनीज़ हैं उसके लिए अप्रूवल हमने दे दिया। तो काम चीज़ें मूव ऑन होना शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से हमें इसको मूव ऑन करना है। एक्सपो सेंटर, ये कम्युनिटी सेंटर्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके शहर का झूमर समझा जाता है कि आपके शहर में अगर किसी ने एंटर होना है तो आपको पता है कि एक्सपो सेंटर इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इसके ऊपर हमारा एक्सपोर्टर है। हमने आज दिन तक अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं की। हम यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन नाइकी, एडिडास, ज़ारा, पुल एंड बियर, बर्शका, यू नेम इट वी हैव इट, इतने बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में फैसलाबाद में बन के जा रहे हैं। क्या कभी किसी आम इंडिविजुअल को जो हमारे यंग जनरेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी है, उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि फैसलाबाद में कौन कौन से मजदूर जो वो कितने बड़े ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो क्या कभी हमने इंडस्ट्री के टूर्स करवाए? ये एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके एक्सपो सेंटर्स हैं, ये आपके आने वाले जो इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके बनने चाहिए, जिसके अंदर आपके जाएँ, जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हो, मेरे पास अगर पैसा है और एक यंग गन जो आ रही है जिसको आइडिया नहीं है कि उसने मार्केट में आना है और उसने आके अपने आप को कौन सी चीज़ पे पिन करना है और अपनी जो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर वो अपना कारोबार करे या जॉब करे या किस तरह वो इस मुल्क की खिदमत कर सकता है। तो क्या हमें कोई इस तरह के सेंटर्स प्रोवाइड नहीं करने चाहिए जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने अपनी इंडस्ट्री का सारा नॉलेज है लेकिन उसको भी नए आइडियाज़ चाहिए और वो नए आइडियाज़ एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसके पास तो पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और यंग माइंड जो है वो अपना माइंड इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से यंगस्टर्स को एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस एक्सपोज हों, बिज़नेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इनके जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसीज़ बनाते वक्त मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की मशावरत को लाजमी कंसीडर किया जाए। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़ियाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारू, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल अगर जू के तू रहे तो हम देखेंगे कि हमारी मईशत जो है वो बिगाड़ का शिकार हो गया। आई होप सो कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदगी से ले। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में बात करते हैं जी गोल्ड मार्केट में गोल्ड की कीमत क्या चल रही है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अनसर्टन सी सिचुएशन हमें दिखाई देती है। कभी गोल्ड जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब कमी की तरफ आते हैं तो 1 से 2 हज़ार की कमी हमें देखने में मिलती है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, इस पर तो आप जी अपनी गारंटी पे जी इन्वेस्टमेंट करिएगा। आज के गोल्ड रेट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज सराफा मार्केट में जो 1 तोला का रेट कुछ इस तरह से चल रहा है, 4,22,900 में 1 तोला गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से देखें तो 3,62,574 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त कर रहे हैं। अगेन मैं बात करूँगी जी गरीब आवाम के लिए सोना ख़रीदना अब ख्वाब बन चुका है। हम देख रहे थे कि गोल्ड की कीमत आज से 1 साल पहले बड़ी कम दिखाई दे रही थी और हर गुजरते दिन के साथ गोल्ड की कीमत में इजाफा हुआ। वो लोग जो कि गोल्ड को रिचुअल्स का हिस्सा समझते हैं कि हम शादियों में बतौर
और गिफ्ट देते हैं अपनी बेटियों को, तो उनके लिए अब गोल्ड ख़रीदना एक ख्वाब बन के रह गया। आने वाले दिनों में देखते हैं जी गोल्ड महंगा होता है या सस्ता होता है, बट बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। करेंसी के रेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूरो की कीमत किस तरह से चल रही है। यूरो की जो बाइंग पावर है वो 332.2 है और 335.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से देखिए 75.75 में बाय किया जा रहा है और 76.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से देखें तो 76.95 बाइंग कीमत है और 77.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से देखें तो इसकी कीमत 381.35 है और 384.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत देखें तो 282.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है और 282.85 में सेल किया जा रहा है। ये थी मजमूई तौर पर करेंसी के रेट, जिसमें हम देख रहे हैं कि डॉलर और पाउंड की जो कीमत है वो हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है, लेकिन जो गोल्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें अनसर्टन सी सिचुएशन देखने में आ रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत हज़ार नेमत है और देखा जाए ये एक फ़िक्रा नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करता है। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी का कोई सोशल स्टेटस नहीं इंजॉय कर सकते। आप जितने मर्ज़ी अमीर हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती कोई काम करने के लिए तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेहत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और हर गुज़रते दिन के साथ एक ऐसी बीमारी जो कि हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है वो है डायबिटीज़ की बढ़ती हुई रेशो। हम इससे पहले सुनते होते थे कि हमारे बुज़ुर्ग अफराद कहते थे कि ये जो है ओल्ड एज लोगों की बीमारी है, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, जो वर्ल्ड रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से सरे फहरिस्त है। ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा है? क्या हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं? किस तरह से शुगर यानी कि डायबिटीज़ से बचा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे जी। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब ने। आप प्रो वीसी हैं, डीन ऑफ मेडिसिन हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और पेशेंट्स के हवाले से शुगर के हवाले से बात करना हो या पेशेंट्स को अच्छे से डील करना हो, बड़े काबिल डॉक्टर हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शौकत साहब आप? जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद शहजाद साहब ने। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ लालपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन भी हैं और इसके साथ साथ चैप्टर हेड हैं सेंटर जोन ECDA पाकिस्तान से। इनकी अगर हम एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात करें, इनकी क्वालिटीज़ के हवाले से बात करें तो बहुत ही काबिल डॉक्टर है। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। सबसे पहले आमिर शौकत साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम देख रहे हैं कि शुगर जो है बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले हमने देखा था, आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो हम देखते थे कि ओल्ड एज में ये डिज़ीज़ जो है बड़ी कॉमन थी, लेकिन आजकल के दौर में देखें बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, यंगस्टर्स भी मुतासिर हो रहे हैं। ओल्ड एज में जो लोग हैं वो तो चले उम्र का तकाजा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्यों ये बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है? तो मैं आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी 41 के वो मैं अक्सर इनवाइट करती रहती है ये पब्लिक हेल्थ सेमिनार्स के लिए भी, और सिटी 41 की इंतज़ामिया जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया और जो है जो एकेडमिक ओरिएंटेड पीपल हैं हमारे जैसे, हम लोग इकट्ठे मिलके चलेंगे तो इस किस्म की पेंडेमिक्स के ख़िलाफ़ हम जिहाद कर सकते हैं। इससे पहले भी डायबिटीज़ के मैं कई प्रोग्राम जो है कई सालों से करता जा रहा हूँ। नवंबर का महीना वो मैं आपके तवस्सुस से अब आपको ये बताना चाहता हूँ, डायबिटीज़ के लिए एक लैंडमार्क मंथ है। ये मंथ ऑफ डायबिटीज़ है। 14 नवंबर जो होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट तो खैर करने वाली बात क्या होनी है, ये तो दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली जो है पिछले 5 साल से हम चीख रहे थे, बता भी रहे थे, मुख्तलिफ सेमिनार्स भी कर रहे थे कि हम बहुत जल्द ही दुनिया में नंबर 1 पे हो जाएंगे, और ऐसा हो चुका है। हो गया है, और पाकिस्तान जो है ना इस वक्त डायबिटीज़ के लिहाज से पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड हो चुकी है पॉपुलेशन के लिहाज से, जिसमें डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है वो लाहक है। आप भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ऐसा घराना होगा पाकिस्तान में जिसको खुद अपने घर में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर पेशेंट्स डायबिटीज़ के मौजूद नहीं हो। इसी तरह से मगर उसके बावजूद भी जो है ना हमारे पब्लिक के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि ये बीमारी जो है ना वो शायद अछूत की है, शायद बुज़ुर्गों में होती है, शायद बच्चों में नहीं होती, शायद एक ख़ास हिस्से के बाद, जैसे कि आप अभी पूछ रही थी। तो डायबिटीज़ के बारे में ये है कि ये हर उम्र पे
ठीक है। हर एज पे होने वाली। और हम जो है ना देख रहे हैं जैसे कि जैसे टाइम गुजरा है, ये बुजुर्ग वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही अब ख़त्म होकर बिल्कुल इसी तरह से। डायबिटीज़ को जनरली जानने के लिए इस बारे हमने तो कोई बहुत टेक्निकल बातें तो नहीं बतानी, मगर डायबिटीज़ बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होती है। सही। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को लाक होती है। उसको टाइप 1 इसलिए नहीं कहते कि बच्चों में ही सिर्फ होती है, होने के बड़ों में भी हो सकती ठीक है। है। मगर टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना, वो एक मुख्तलिफ बीमारी है ऑल टुगेदर, सही। क्योंकि वो जो है ना उसका फैमिली से, जीन से और आपके पेरेंट्स से ताल्लुक़ नहीं है, सही। और लाइफस्टाइल से भी ताल्लुक़ नहीं है। सही। ये एक मर्ज़ के तहत होती है। ठीक उस है। मर्ज़ से आपका लबलबा नकारा हो जाता है, ओहो। और जब नकारा हो जाएगा तो उस इंसान को शुगर हो जाएगी। सही। होती है बच्चों में ज़्यादा। ठीक है। उसको हम कहते हैं इट्स एन ऑटो इम्यून प्रोसेस, ठीक है। यानी कि एक बीमारी है जिसके तहत लबलबा नकारा हो गया, और इसमें अनफॉर्चुनेटली इलाज सिर्फ इंसुलिन है सही। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर, यानी कि चाहे मर्द बच्चा है चाहे फीमेल है, जिसको ये मर्द हो जाएगा उसको सारी उम्र पहले दिन से इंसुलिन ही लगानी है। सही। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। मगर जो अक्सर लोग आप देखते हैं अपने घरों में इर्द गिर्द के, ये टाइप 2 डायबिटिक होते हैं। ठीक है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके मुख्तलिफ जो हैं वो सर्कमस्टांसेस हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे होती है। ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी फैमिली, सही। यानी कि अगर आपके इमीडिएट रिलेटिव्स में डायबिटीज़ है और पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो उसके चांसेस के जीन्स के थ्रू आप में पास होने के बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में शुगर की बीमारी है, ठीक है। उनको तो पहले दिन से ही घर में एहतियात करनी सही। चाहिए, क्योंकि उनको होने के चांसेस बढ़ आम जाते हैं। पॉपुलेशन से सही। बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह क्या है? वो स्ट्रेसेस हैं लाइफ के, और आपको जानते ही हैं सुबह से लेकर शाम तक हम किस तरह के स्ट्रेसेस को फेस कर रहे होते हैं। तीसरी वजह जो है ना वो ये वाला है कि हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत ही बेकार, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम लोग सारे घरों में बैठ के और टीवी देखते रहते हैं, बिल्कुल स्क्रॉलिंग और करते रहते हैं फोन, और ज़रा एक्सरसाइज इसमें- कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं करते। आपके सामने पहले पार्क्स भरा हुआ करते थे, लोग बच्चे जो है ना बाहर जाके गेम्स खेला करते थे। अब देखें क्या सूरत हाल है, कितना फ़र्क आ गया। यही तो हम इस मास स्केल अवेयरनेस के साथ लोगों में यही तो आगाही पैदा करना चाहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और दूसरी एक और पैगाम जो आपके तवज्जो से मैं देना चाहता हूँ ये वाला है कि शुगर एक खामोश कातिल है। अभी आप सही। कुछ ही देर पहले कह रही थी कि जी मालूम पड़ा मेरे एक रिलेटिव को तो चेक की तो शुगर 400 निकल आई। 400 थी, बिल्कुल। अब ये तो नहीं ना कि उसको कल शुगर हुई है, ज़रा कितने सालों से चल रही थी, बिल्कुल। तकरीबन 400 शुगर होते होते 1 साल लग जाता है किसी इंसान को। सो क्या हुआ कि वो टेस्ट ही नहीं किया गया, और उसमें पेशेंट का कसूर नहीं है। हम समझते हैं कि जब कोई बीमारी हमें होगी, कुछ सिम्टम अलामत हमें नुमाया होगी, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ये ही है। एक मैसेज आज काइंडली मेरे तवज्जो से तमाम पब्लिक को दे। मैं जब से कितने सेमिनार्स पे ये बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी, कि डायबिटीज़ जो है उसमें कोई अलामत नहीं आनी। सही। जब अलामतें होनी हैं तो शुगर हुए हुए 5-6 साल सही, गुजर तब चुके होंगे। बहुत तखीर हो गई होगी। उस वक्त तक बॉडी में वो कॉम्प्लिकेशंस जो शुगर के साथ होती हैं, आंखों पे असरात, पट्ठों में असरात, ज़ेन पे असरात, जिस्म का कमज़ोर होना, ये सब कुछ शुरू हो चुका होता है। और उस वक्त जो है शुगर को सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। मगर आजकल जो हमारा मैसेज है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तवज्जुह से और इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये है कि अगर पहली स्टेज पे शुगर को तशख़ीस किया जाए, जब इसकी अलामतें नुमाया नहीं हुई, तो ना सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इससे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी सेहत को संजीदा नहीं लेते हैं। कितने लोग हैं जो कि आफ्टर 30s अपने टेस्ट रेगुलर करवाते हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। शुगर है, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को मुतासिर कर रही होती हैं। डॉक्टर अहमद शहजाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम शुगर की कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बात करें, इंसान के जिस्म पर क्या क्या असरात रूनुमा होते हैं? देखिए, शुगर जैसा कि आमिर साहब ने बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली, जो टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 जैसे इन्होंने बहुत क्लियर कट मतलब मेंशन कर दिया कि वो इंसुलिन उसकी मुकम्मल तौर पे बनती नहीं है, और टाइप 2 जो है उसमें इंसुलिन या तो डेफिशिएंट हो रही होती है या वो प्रॉपरली असर नहीं कर रही होती है। अब जब वो डायग्नोज हो रही होती है तो हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, जो आपने कॉम्प्लिकेशंस का सवाल किया है, उसमें मोस्टली पेशेंट न्यूरोपैथीज़ के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। न्यूरोपैथीज़ कहते हैं जिसे असाबी निज़ाम का नुकसान हो जाना, डैमेज हो जाना, पाँव में जलन और ठंडे सुन रहना, इस किस्म की सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं। उसके बाद आपके हार्ट के साथ इश्यूज़ बन सकते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखें आपकी डैमेज हो सकती हैं, और नेफ्रोपैथी हो सकती है, गुर्दों पे असर हो सकता है। अल्टीमेटली जब
कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो वो सीवीए में भी जा सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हमें प्रिवेंट करना है। और अभी जो डायबिटीज़ डे के हवाले से आमिर साहब ने भी बताया कि बात हम कर रहे हैं, हम ये जो डे बल्कि महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली इस सेलिब्रेशन वैसे अनफॉर्चुनेट है। 1950 में ये एम्स्टर्डम में ये सिलसिला शुरू होता है। अभी ये जो साल है 2025 का 75वां साल है, 75th एनिवर्सरी है इस इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की। ठीक है। इसमें ये हुआ था कि 1950 में हॉलैंड में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी कि जब इन्होंने उस वक्त सेंस किया था कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें किसी तरीके ठीक है। से, आने वाले 50-60 सालों में ये बहुत पेंडेमिक की सूरत में फैल जाएगी। तो अल्टीमेटली वही कुछ हुआ है कि अब जो यानी चीज़ें हम देख रहे हैं, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे से बढ़ता बढ़ता अब आलमोस्ट पॉपुलेशन के रेशो से हम देखें बिल्कुल। तो पहले नंबर पे हम आ चुके हैं। हम इंडिया को, चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, यूएस को क्रॉस कर चुके हैं। 33% पॉपुलेशन जो हमारी है इस वक्त वो डायग्नोस्ड है और आलमोस्ट इतनी ही जो पॉपुलेशन है वो अनडायग्नोस्ड पड़ी है, वो उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो हमारा जो मकसद है आमिर साहब का, हम जो सोसाइटी है हमारी लायलपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन और प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है, आमिर साहब के साथ मिलके, इनकी सुपरविजन में मिलके हम जो फैसलाबाद अपनी लोकल लेवल को अवेयरनेस एक देना बिल्कुल चाह इसी रहे तरह हैं। से अगर हम किसी बीमारी के लिए अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा। इसकी कंट्रोल के लिए, इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जो कि शुगर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो किस तरह से एहतियात कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जी वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे डोर स्टेप पे खड़ी हैं, जिनमें शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इसकी कितनी इकसाम है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब वो लोग जो कि शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो इस मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या ये बीमारी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है? इस पर मैं आमिर शौकत साहब, डॉक्टर साहब, आपसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। क्या शुगर का मुकम्मल ख़ात्मा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? अगर नहीं हो सकता तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका जो है ना, ये बड़ा एक अहम पहलू है कि ये सब लोगों का दिल करता है, देखे ना, जिसके ऊपर कोई मर्ज़ होगा ना तो पहले ये पूछेगा कि ये दवाई मुझे सारी उम्र खानी पड़ेगी। और आपने जब किसी इंसान को ये कह देना है कि जी सारी उम्र खानी पड़नी है, छुटकारा हासिल नहीं होना, तो उसके लिए सख्त मायूसी की बात होनी है वाली। क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना वो नहीं चाहता, या कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि ऐसा मर्ज़ लाहक हो जाए कि सारी उम्र के लिए उसको दवा खानी पड़े। अब हमारा इसमें ना पहले तो शायद आज से 10 साल पहले ये टीचिंग थी कि शुगर हो गई है तो दिस इज़ फॉर लाइफ। इसका मतलब है जिसको हो गई है उसको सारी उम्र जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, एहतियात करनी है, और मेडिसिन भी किसी न किसी सूरत में या इंसुलिन इस्तेमाल करेगा तो शुगर उसकी कंट्रोल होगी। और ये कंट्रोल हो सकती है, इसको हम कहते हैं ख़त्म नहीं हो सकती, यानी कि हम कहते हैं इसको रिमिशन में नहीं लेके जाया जा सकता। मगर अब कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, को बेइंतहा तब्दीली तो नहीं मगर एक फ़र्क आ गया है। वो ये एक नया लफ्ज़ ईजाद किया गया है, जैसे अभी बताया गया है कुछ देर पहले, उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। ठीक है। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये वाला है कि वो लोग जिनको अभी शुगर तो नहीं है, मगर उनके टेस्ट और उनका मुआयना ये ज़ाहिर कर रहा है कि उनको शुगर होने वाली है। अब प्री डायबिटीज़ का मतलब ये हो गया कि जिनकी फैमिलियों में शुगर है, ठीक है, ख़ानदानी तौर पे आपके बहुत से रिलेटिव्स को शुगर है, पेरेंट्स को शुगर है, मैंने आपको अर्ज़ की कि उन लोगों के अंदर शुगर होने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जो मोटापे का शिकार है उनमें शुगर होने का चांस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। इनका एक टेस्ट किया जाता है, और वैसे भी शुगर के हर पेशेंट को हमने ये अब एक किस्म का पैगाम देना है, दे भी रहे हैं, देते भी रहते हैं और आज भी दे रहे हैं, कि एक सिंपल टेस्ट है और बहुत सस्ता टेस्ट है, उसको कहा जाता है HbA1c। ठीक है। ये टेस्ट हर शुगर के पेशेंट को या प्री डायबिटिक को या वो शुगर का पेशेंट जो जानना चाहता है या आम पब्लिक कि मुझे शुगर होने का चांस है कि नहीं है, उसको हर 3 महीने के बाद करवाना चाहिए। ठीक है। यानी कि शुगर जिसको लाक हो गई है वो तो 3 महीने के बाद ये टेस्ट लाजमी करवाना ही है उसने। ठीक है। मगर जिसने ये जानना चाहता है कि मैं उस किस्म के ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ जिसमें शुगर होने का चांस ज़्यादा है, उसको ये टेस्ट साल में चले 2 मरतबा कर लेना चाहिए। इसकी एक वैल्यू है। अगर आप कहते हैं कि उसकी बेहतरीन शुगर कंट्रोल में है तो उसका HbA1c का फिगर जो है वो 6.5 के करीब है। ठीक है। यानी कि किसी डायबिटीज़ के मरीज़ का अगर HbA1c 6.5 है
तो हम कहते हैं कि ये उसकी बड़ी अच्छी शुगर कंट्रोल में। ठीक है। मगर किसी इंसान का अगर HbA1c 5.7 या 5.8 आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ के ग्रुप से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अगर उसको इस मौके के ऊपर पकड़ लिया, ठीक है, और इस मौके के ऊपर चूंकि अभी शुगर उसको हुई नहीं है और शुगर होने के इम्कानात सारे इसके सर पे मंडला रहे हैं, ठीक है, वो एहतियात करनी शुरू कर दे, कोई दवाई इस्तेमाल ना करे, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाए, ठीक है, मीठा बंद कर दे, वॉक करना शुरू कर दे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 3 महीने के बाद जब वो कराएगा तो उसका HbA1c 5.5 आएगा। ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ? ये कितनी बड़ी खबर है कि बिल्कुल एक इसी प्री तरह से। डायबिटिक जो है वो नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह एक शुगर का मरीज़ है, उसकी 6.5 HbA1c है, वो पूरा जोर लगाता है और उसके बाद अगले 3 महीने के बाद वो करवाता है तो उसकी HbA1c 5.8 के करीब आती है। ठीक है, तो वो एक डायबिटिक पेशेंट से प्री डायबिटिक में कन्वर्ट हो ठीक गया। है। मेरी बात फॉलो करनी कि नहीं करनी? बिल्कुल इसका सही। मतलब है कि आपने टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, ये जब तक मुमकिन नहीं, जब तक कि मरीज़ को साथ बिठाएं, काउंसल करें, उसको बताएं क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपने कितनी वॉक करनी है, किस चीज़ों का एहतियात करना है। शुगर जिसको चाहे प्री डायबिटिक है चाहे डायबिटिक है, उसको ज़िंदगी में एक तब्दीली तो लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह ये से। पॉसिबल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में चूँकि आपको बताई गया है कि हम नंबर 1 है, क्या ऐसा मौका नहीं कि हम सभी तब्दीली ले आएँ, बिल्कुल इसी तरह कि से। तमाम घरानों के अंदर मीठे की एंट्री बंद की जाए, कि बर्गर पिज़्ज़ा की छुट्टी बड़ा की जाए। मुश्किल काम है जी आज के दौर में। मुश्किल नहीं है, आपने अपनी नस्लों को बचाना है ना। अगर आपके 3 बुजुर्गों को या 3 पेशेंट्स को शुगर है और 3 को नहीं है, तो बजाय कि 6 के 6 को हो जाए, वो 3 भी एहतियात कर ले उस तरह की जिस तरह की उन्होंने करनी है, तो आपका ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके बिल्कुल साथ? इसी तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी शुगर इस्टेब्लिश हो गई है फिर तो ये कंट्रोल हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, मगर अगर आपने आप शुगर की इनिशियल 5 सालों में पकड़ लिया है ठीक है, और हमने टेस्ट करके मालूम कर लिया है कि भी हमें शुगर होने का इम्कान है, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। सही। बिल्कुल इसी तरह से है, टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। डॉक्टर अहमद शहजाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट में थे कि शुगर जो है वो ओल्ड एज लोगों में, अभी जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है ये वाकई हम सब लोगों के लिए अलार्मिंग है। बच्चों में ये क्यों केसेस बढ़ते जा रहे हैं? देखें, बच्चों में केसेस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि जब से हमने जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर मैं बैक हिस्ट्री में जाऊं तो जब से ये कोल्ड ड्रिंक्स 1.5 लीटर की 2 लीटर की बोतल्स आई हैं और चिकन ब्रायलर आपका बहुत बढ़ गया खाने में, हमने बर्गर खा के बर्गर बच्चे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, तो वो फ्लफ़ी से होते हैं, उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जो हमारे दौर की जनरेशन है वो देखें ग्राउंड्स में जाती थी, ग्राउंड आबाद होते थे। अब बच्चे बर्गर खा के वो सारी उनकी डिलीवरीज घर पे आ रही होती हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ आ गई है। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस सारी चीज़ें कर रहे हैं, शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया कि जी वो टाइप 1 बच्चों में जी, मोस्टली अमूमन होती बच्चों में है। ज़्यादा अब पाई जो मोस्ट कॉमन बच्चों में भी आ रही है वो भी टाइप 2। टाइप 2 के बच्चे कैसे होते हैं? फ्लफ़ी से, मोटे से, और उनकी फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स भी होती है। ठीक है, टाइप 2 में जेनेटिकल हिस्ट्री लाजमी आएगी, ये ठीक है। डॉक्टर साहब पहले बात बता चुके हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या करना होगा? बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल करना ठीक है। पड़ेगा। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स एक तो हड्डियों का सत्यानाश करती है। देखें, मैं एक न्यूट्रिशन का एक चैप्टर पढ़ रहा था कि जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक 240 ml की पी के आपको उसकी पीएच न्यूट्रलाइज करने के लिए फौरी तौर पे 42 ग्लास ऑफ वाटर पीने पड़ेंगे, सही। तब जाके उसकी जो पीएच है वो नॉर्मलाइज होगी। अदरवाइज़ वो करेगी क्या? वो आपकी हड्डियों का सत्यानाश करेगी, वो कैल्शियम को चिलेट करेगी। अब वो कैल्शियम को चिलेट करेगी तो वो बोन पेन आपको शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि माएँ रात को दूध सोडा बना के पिलाती हैं बच्चों को। सुबह उठते ही बच्चा कहते हैं, या बच्चा कहता है या बड़ा कहता है कि मेरे दर्दों में जिस्म में दर्दें हो रही हैं। माँ कहती है रात तुमने ठंडा दूध सोडा पिया है जिसकी वजह से इस ये वजह दर्दें से, हैं। बिल्कुल इसी तरह अच्छा, उसकी लॉजिक क्या बनती है? वो आपकी बोन से कैल्शियम सक कर रही होती ठीक है। है, आपने उसकी पीएच को न्यूट्रल नहीं किया, इसलिए वो टॉक्सिक हो गई। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि जो लबलबा आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रॉपरली एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्शन नहीं कर रहा तो आपको मतलब है कि शुगर होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है। इसलिए हमारे बच्चों को
और इवन हमारे जो बड़े हैं इस वक्त वो भी इन्हीं डाइट्स पे आ चुके हैं। हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है और हमारा मैसेज भी यही है, ख़ास तौर पे इस माह के हवाले से कि जो कि डायबिटीज़ डे के हवाले से मनाया जाता है, और कल जो हमारी कॉन्फ्रेंस भी है उसमें भी हम यही मैसेज डिलीवर करेंगे कि अपने आने वाली नस्लों को बचाएं, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि हम इन चीज़ों पे काबू पा डॉक्टर साहब सकें। ये भी बताइएगा, जैसे भी हम बच्चों की डायबिटीज़ के हवाले से बात करें कि ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब बच्चों में अमूमन ये प्रैक्टिस होती है कि हम बच्चों के टेस्ट नहीं करवा सकते, बच्चे अमूमन खेल कूद में बिज़ी हैं, मोबाइल स्क्रॉल करने में बिज़ी हैं, तो बच्चों में किस तरह से इस चीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है? पेरेंट्स इस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा प्री डायबिटिक भी हो सकता है, हमारे बच्चे को डायबिटीज़ भी हो सकती है? देखें, इसका जवाब मैंने थोड़ा सा पहले दिया है कि जिसमें यानी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उसमें तो ये आपको चीज़ मिलेगी ही। ठीक है। जिसके पेरेंट्स यानी दोनों ही इन्वॉल्व हैं डायबिटीज़ में, उनके बच्चे अगर मोटे हैं, आप उनमें देख लें कि अगर उनकी गर्दन की स्किन काली होना शुरू हो गई है, ठीक है। वो हेल्दी बच्चा नहीं है। ये नक्कल्स आपके ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, उनकी आर्म पिट्स थोड़ी सी ब्लैक होना शुरू हो गई हैं, ये ग्रॉइन एरिया थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो गया है। ये चीज़ें वो हैं जो बच्चों में अगर शुरू में आ जाती हैं तो वो बच्चे प्री डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। उन बच्चों को सेंसिटिव इशूज़ के तौर पे आप ले लें, उनको डायग्नोज करते रहें, साल में 3 महीने बाद 4 महीने बाद उनकी शुगर एक सिंपल प्रिक करके देखते रहें। ठीक है। अगर वो आउट ऑफ रेंज हो रही है, फास्टिंग में फ़र्ज़ करें 125-30 मतलब आ रही है आपको, ठीक है, और जो दूसरी रैंडम शुगर है वो 200 की रेंज में आ रही है, ठीक तो है। फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना ठीक है। पड़ेगा ताकि हम उनको भी बचा सकें, और हमें वहाँ पे अलार्म लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो शुगर के पेशेंट को मीठा खाने से रोकना है। मेरी अपनी फैमिली में शुगर के पेशेंट्स हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन होती है। डॉक्टर आमिर शौकत साहब, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, स्ट्रेस का भी इशू होता है, तो उनके लिए शुगर को कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि शुगर किस तरह से कंट्रोल करनी है। कभी शुगर 400 तक पहुँच जाती है और कभी बिल्कुल लो हो जाती है। तो शुगर को बैलेंस रखने के लिए क्या क्या एहतियात करनी पड़ेगी, इस पर जी बात करेंगे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात कर लेते हैं जी सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ख़ास दिन होता है आपकी सालगिरह का दिन, और आपकी सेलिब्रेशन, आपके स्पेशल इवेंट्स हमारे लिए भी स्पेशल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह को हम सिटी एट 10 में शामिल करें तो बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स आप हमें व्हाट्सअप करें, हम शामिल करेंगे आपकी सालगिरह को सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह के हवाले से बात करें तो आज राजा एहसन मुख्तार जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये एहसन को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से स्पेशल और खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर आमिर शौकत साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शुगर के हवाले से हम मसला देखते हैं कि शुगर भी है, ब्लड प्रेशर का मसला भी है, एंजाइटी भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, और जिसकी वजह से अक्सर ये मसला देखने में आता है या शुगर 400 तक पहुँच रही होती है या शुगर बिल्कुल लो हो रही होती है। तो इस चीज़ को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? ये जो आपका ये भी बड़ा अहम सवाल है ये वाला। एक्चुअली शुगर जो है ना, वो सिर्फ शुगर नहीं है, यानी कि यूँ नहीं है कि शुगर 400 है तो एक ही चीज़ है उसको एड्रेस करना है। इसको जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जिस इंसान को शुगर है, आपने उसको सिर्फ शुगर का एक टेस्ट करके दवाई तजवीज़ नहीं करनी, उसमें पूरी की बॉडी का उसका चेकअप होना है। ठीक है। उसमें 6-7 चीज़ें साथ साथ शुगर के मरीज़ को, अगर शुगर वो कंट्रोल नहीं करेगा या वैसे भी उसका चेक होके होना ही होना है। एक उसका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। एक उसका यूरिक एसिड है, एक उसका फैटी लिवर या जिगर के टेस्ट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है। शुगर कंट्रोल नहीं होनी तो ब्लड प्रेशर आपको होना ही होना है। ठीक है। इसलिए आपने भी देखा होना है कि अक्सर लोग जिनको शुगर का मर्ज़ लाक होता है उनको साथ में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी लाक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कंट्रोल एक ऑर्गन से हो रही होती हैं। ठीक है। और वो ऑर्गन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिकली आपका जिगर है, सही। लिवर है। आपने भी सुना होना है लफ्ज़, एक अक्सर लोग तो अब तो ये फैशन बन गया, डॉक्टर साहब हमारा जिगर बड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे यहाँ फैटी लिवर है। बिल्कुल। और पहले एक ज़माने में 10 साल पहले फैटी लिवर को ना डॉक्टर्स जो है ना हंस के टाल दिया करते थे कि कोई ऐसी बात नहीं, मोटापे के साथ है। और अब रिसर्च ने ज़ाहिर किया है कि बेसिकली फैटी लिवर जो है वो शुगर की इब्तदाई स्टेज है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की इब्तदाई स्टेज है,
कोलेस्ट्रॉल का स्टेज है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह भी यही वाली है, प्री मेच्योर यानी कि दिल की बीमारी होने के भी चांसेस उनके ही ज़्यादा हैं जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है, ठीक है, और इसी तरह फॉलोज होने के चांसेस भी उनको ज़्यादा हैं जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है। ठीक है, और आम जनरली टॉकिंग आप पब्लिक के लिए फैटी लिवर का ताल्लुक मोटापे के साथ। बिल्कुल इसी तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको मोटापा पाकिस्तान में है या दुनिया में है उनको ये बीमारियां होनी ही होनी। सही। इसका मतलब है कि रिकग्निशन किस बात की है। अभी हम कुछ देर पहले मैं एक बस फ़िक्रा इस्तेमाल करूँगा जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इस कॉन्फ्रेंस का भी और हमारी यूनिवर्सिटी का भी और स्लोगन है और जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का है वो हम फोकस अब कर रहे हैं चाइल्डहुड ओपेसिटी। ठीक है। चाइल्ड ओपेसिटी क्या हुआ? बच्चे जो मोटापे का शिकार है। बिल्कुल। ये मोटापे आपके देख लें, जो घुपलू बच्चे थे जिनको अब देख के बड़े खुश हुआ करते थे, अब वही लोग हैं बेचारे जिनको अब देख के सेहतमंद बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने 10 साल के बाद उनको ये सारे मर्ज लाक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसलिए बच्चों के अंदर जो है ना ओबेसिटी को रिकग्नाइज करना और उन लोगों पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है। काइंडली अपने बच्चों को जो है ना घरों में ना रखें, उनको जिम भेजें, ठीक है, लाइफस्टाइल उनका चेंज करें, उनको वर्कआउट पे लगाएं, उनको गेमें करनी सिखाएं, उनको दौड़ें लगवाएं, उनको शेप में लेके आएं। ये जो सेहतमंद बच्चों को जो है ना यूँ ना समझें ये कल को उनको बीमारियों का एक गढ़ है ये वाला। बिल्कुल। और अपने बच्चों का वज़न कम करना बहुत आसान है। जब एक दफ़ा वो जाएंगे 30+ और मोटापे का शिकार हो जाएंगे फिर वज़न कम करना बहुत दुश्वार। बिल्कुल। बच्चों के अंदर जो होती है ना अपना प्रोसेस को कवर अप करने का तरीक़ेकार बड़ा बेहतरीन और बॉडी इस तरह की होती है कि उसमें वज़न अगर बड़ा भी है तो कंट्रोल करना बहुत आसान है। मगर अगर उन पर तवज्जो ना की ना हमने अपनी इस नस्ल पे तो हमने समझे कि प्री डायबिटीज़ के प्रोपोर्शन को बहुत बढ़ा दिया। फिर एक दफ़ा शुगर जब हो जानी है और आपने डॉक्टर के पास जाके पूछना कि भी हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा काम ये वाला है कि हमने आपकी बॉडी को पूरा चेक करेंगे। ठीक है। जिसमें आंखें भी शामिल हैं, दिल भी शामिल है, ब्लड प्रेशर भी शामिल है, फैटी लिवर भी शामिल है, कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है और एसाबी निज़ाम भी शामिल है। क्योंकि शुगर को सिर्फ हमने शुगर के तौर पे नहीं लेना, बॉडी के जोन से ऑर्गन इससे इफेक्ट होते हैं उनका तमाम का चेकअप ज़रूरी है इसके अंदर। जब एक दफ़ा चेकअप कर लेंगे तो उसको डील करने के 3 तरीके हैं। क्या आपने टारगेट सेट करने हैं पेशेंट्स के लिए कि भी आपकी शुगर जो है ना खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली भी नॉर्मल होनी चाहिए और खाना खाने से पहले वाली भी नॉर्मल रेंज में। कितनी होनी चाहिए? जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है उसको कहा जाता है रैंडम। ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, एक और गलती कि वो सिर्फ नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने 2 घंटे बाद की बात कहनी है तो 2 घंटे बाद हर मेजर मील के बाद है। ठीक है। नाश्ते के बाद भी, ठीक है, दोपहर के बाद भी और रात के खाने के भी 2 घंटे बाद। ठीक है। अब मतलब क्या है, नाश्ता हम लोग करते हैं बहुत हल्का, बिल्कुल इसी और रात को बैठ के हम ऐसे खा रहे होते हैं कि हमारा आखिरी खाना है और खाना चेक कर रहे होते हैं नाश्ते के 2 घंटे बाद। आपके नाश्ते के 2 घंटे बाद की ठीक हो गई और रात के 2 घंटे के बाद 400 हो गई और 3 महीने का टेस्ट खराब आ गया तो आपने खब डालनी डॉक्टर साहब के पास जाके कि जी सुबह के बाद तो बिल्कुल ठीक थी, रिपोर्ट आपकी HbA1c की बहुत ख़राब आ रही है। 2 घंटे बाद की रेंज जो है ना वो होनी चाहिए 100 और 160 के दरमियान। बिल्कुल सही। मगर ये सिर्फ नाश्ते के बाद की नहीं है, है। ये तीनों मौक़ों पे है। ठीक है। नाश्ते के 2 घंटे बाद भी, दोपहर के खाने के भी 2 घंटे बाद और रात के खाने के भी 2 घंटे बाद। सही। जो खाली पेट वाली है वो होनी चाहिए 90 और 110 के दरमियान। ठीक है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सही माने में शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद और नाश्ते से पहले भी चेक करनी चाहिए। ठीक है। अब ज़ाहिर उसकी सुइयाँ चबो के चेक करना बहुत दुश्वार है, वो हर कोई बंदा भी नहीं कर पाएगा जाके। उसके लेटेस्ट टेक्निक्स भी आ गई हैं, वो किसी और प्रोग्राम में आपको बताएंगे, वो बड़ी महंगी हैं, उसको इसके स्कोप से वो बियॉन्ड है, इसलिए वो मैं बात तो नहीं करता, मगर जनरली स्पीकिंग कम से कम हमें मालूम पड़ना चाहिए कि कभी कभी नाश्ते के बाद देखें, ठीक है, कभी कभी दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद देखें, कभी कभी रात के भी खाने के 2 घंटे बाद देखें, ताकि आपको असेसमेंट हो कि आपका ये तीनों चीज़ें, अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया, 3 महीने वाला टेस्ट आपका 6.5 के करीब आ रहा है, तो फिर आपको बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत बिल्कुल आसानी हो जाएगी। रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल किया जाए। और दूसरा, शुगर के केसेस में इजाफा को अगर कंट्रोल करना है तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम जी बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, सेहत के मसाइल को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। शुगर जो है, डायबिटीज़ बढ़ता हुआ मामला है, बढ़ते हुए केसेस है जो कि हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद शहजाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, नो डाउट अगर हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाले सालों में सिचुएशन जो है वो हमें बड़ी पॉजिटिव नज़र आएगी। LDF के रोल को आप किस तरह से देखते हैं सोसाइटी में? बहुत अच्छा सवाल है। LDF देखें, दो सोसाइटीज़ का मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराना चाहूँगा। एक तो PCDA का, प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन, ये नेशनल लेवल की सोसाइटी है, बल्कि इंटरनेशनली भी है, और पाकिस्तान में इसका प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन का चैप्टर है, जिसके के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रियासत कराची से, और पंजाब जोन को मैं देख रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें और शुगर को चेक करते रहें। जो शुगर के डायग्नोज पेशेंट हैं, जो डायग्नोज हो रहे हैं, सडनली भी डायग्नोज हो रहे हैं, उनको हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ लेके जा सकें, जैसे वो यानी उनको रिवर्स करने पे सारा हम काम कर सकें। ये PCDA के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। और जहाँ तक लाइलपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन का ताल्लुक़ है, लाइलपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन होली सोली फैसलाबाद के लोगों के लिए एक वेलफेयर की सोसाइटी है, जो कि लोगों को फैसिलिटेट करेगी इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोज करने में। और जो लोग इलाज की वजह से रह जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको हम अवेयरनेस भी क्रिएट करें और उनको हम इलाज की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। अभी तक हमने लाइलपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन का ऑफिस शुरू करके इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है, और इसका ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ जो मैंने आपको बताया है, उसके तहत बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, जिनको पेशेंट की कैपेसिटी के मुताबिक हम उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है। इसमें हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स है, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शौकत साहब हैं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, डोनर्स हैं हमारे पास, जिनको अभी तक हमने कहा तो नहीं है कि डोनेशंस दें, लेकिन ये कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल की बॉडी है, वो सारा इसमें अभी सारा फंडिंग कर रही है, और उस फंडिंग का जो रिटर्न है वो पेशेंट्स तक पहुँच रहा है। वो कैसे पहुँच रहा है? पेशेंट्स को हम कोई फाइनेंसिस की सूरत में हेल्प नहीं आउट कर रहे हैं, हम उनको ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई पेशेंट ट्रीटमेंट की वजह से, डायबिटिक पेशेंट ट्रीटमेंट की वजह से रह ना जाए, और खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन की वजह से रह ना जाए, वो अपनी फैमिली मुतासर ना करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ ये है कि हम फैसलाबाद के लोगों को हर मुमकिन हद तक फैसिलिटेट कर सकें इस ऑब्जेक्टिव में। आने वाले वक्तों में हमारा जो विज़न है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करें, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटीज़ सेंटर फैसलाबाद में बनाएं, जो कि अभी तक फैसलाबाद में नहीं है। बिल्कुल सही। ये हमारा लाइलपुर डायबिटीज़ फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है। हम इस पे काम कर रहे हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला हमें किस हद तक इसमें कामयाबी देते हैं। कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के सपुर्द है। बिल्कुल इसी तरह से जब नीयत आसान हो, नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह ताला आसानियाँ खुद ब खुद पैदा कर देते हैं। डॉक्टर अहमद शौकत साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इस इनिशिएटिव को किस तरह से लेकर चल रही है? फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखें, जब भी एक बीमारी जो कि एक पेंडेमिक का रूप इख्तियार कर ले, तो उसका सिर्फ एक पहलू नहीं है कि आपने इसका इलाज करना है। आपने एज यूनिवर्सिटी, चूँकि ज़रा आपका जो यूनिवर्सिटी हमारी है मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो एक फ्लैगशिप है पूरे ज़िले के लिए, और हमारा जो रोल है ना, वो सिर्फ एक नहीं है कि आपने शुगर के मरीजों की दवाई दे के बस मरीज़ को ठीक करना है। इसमें रिसर्च का पहलू भी है, इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है, डॉक्टर्स की एजुकेशन भी है, स्टाफ नर्सेस पैरामेडिक्स की भी एजुकेशन है। उसके अलावा एक जनरल प्रोग्राम को तरतीब देना है कि जब शुगर का मरीज़ हो जाता है तो ना सिर्फ उस पर तहकीक की जाए, बल्कि स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किए जाएं जो कि सिर्फ शुगर के मर्ज़ के और उसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस को डील किया जाए। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इस वक्त फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। तकरीबन 25 to 30 ऐसे रिसर्च के टॉपिक्स हैं जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डॉक्टर्स सिर्फ शुगर के ऊपर जो है ना पब्लिश कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमारी अपनी पाकिस्तानी और फैसलाबाद के पॉपुलेशन के गिर्द घूमते हैं, और इनको जो है ना हमने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम्स पे प्रेजेंट भी करते रहते हैं, ताकि हम इंटरनेशनल लोग जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। उसके अलावा फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जारी कर चुकी है, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी। ठीक है। आपको ये भी जान के बड़ी खुशी होगी कि ये डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी पाकिस्तान में पहली मरतबा सिर्फ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिसका मतलब है कि हम स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं
जो कि 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मैं इस प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ और वो मेरे अंडर जो है ना 2 साल बच्चे काम करके हम उनको वो डिप्लोमा दे रहे हैं जिसके साथ वो स्पेशलिस्ट होंगे सिर्फ डायबिटीज़ के, और हर साल के साल इनकी तादाद में इजाफा होता रहेगा। ये बात हमने महसूस की है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इस बात का एहसास किया है कि अब वो टाइम आ गया है कि सिर्फ डॉक्टर्स सारे जो हैं मेडिसिन की वो ना देखा करें, बल्कि अब डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मर्ज़ में इस तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उसके अलावा हम पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स भी कर रहे हैं, नर्सों की एजुकेशन भी करते हैं, पैरामेडिक्स की भी एजुकेशन करते हैं, पब्लिक सपोर्ट के लिए हम हाजिर हैं। शुगर की तमाम दवाइयाँ जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, एलाइड हॉस्पिटल 1 में, एलाइड हॉस्पिटल 2 में, फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। टेस्टों की सहूलत हमने बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डायरेक्टिव पे हमने दी गई है। इसलिए हम लोग जो हैं इन तमाम एसोसिएशन के साथ मिल के समझते हैं कि शुगर का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि पब्लिक, मीडिया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के तवस्सुत के साथ ही इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे काबू पाया जा सकता है, और हम हर किस्म की सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है किसी भी डिज़ीज़ की कंट्रोल के लिए, जो कौमी डेज़ होते हैं, इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, इनको मनाने का पर्पस भी ये होता है ताकि किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ आगाही पैदा की जाए। अगर आगाही होगी तो एक ख़तरनाक मर्ज़ जो कि शुगर, जो मैं कह रही हूँ कि हमारे डोर स्टेप में मौजूद है, इस बीमारी का ख़दशा ये कंट्रोल हो सकता है। बेशुमार ऐसे अवामिल हैं जिन पर हम काम करें तो हमारी सेहत के मसाइल भी हल होंगे। हमारे एक्सरसाइज करने के जो तरीक़ाकार हैं, औकात हैं, हमारी डाइट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉक्टर अहमद शहजाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, डाइट के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि शुगर के पेशेंट कौन सी चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते। देखिए, एक कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शुगर का मरीज़ उस वक्त मीठा ले सकता है जब शुगर मतलब बिल्कुल लो होती है, अमूमन ये प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शुगर के मरीज़ ने मीठी चीज़ें नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना, बेकरी की कोई चीज़ नहीं खानी। बेकरी में क्यों मना करता होता हूँ? देखिए, बेकरी का कोई भी चीज़ किस चीज़ की बनी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मैदे की बनी है। ये चीज़ ना बड़ा हमारे पेशेंट्स की बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस थी कि जब हमारा शुगर लेवल जो है वो लो हो रहा होता है तो हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ से एहतियात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सेकंड, बेकरी की चीज़ कोई नहीं खानी। सारे ये कहते हैं जी पेट ख़राब हो तो बेकरी की चीज़ नरम ग़िज़ा होती है। ये हरगिज़ नहीं है। मैदा जो है ना वो मैदे का सत्यानाश करता है। बिल्कुल इसी तरह से वो मूवमेंट की उसकी यानी स्लो मूवमेंट कर देता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन से बचने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद शहजाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब, आपने अपने कीमती वक्त निकाला इस बीमारी के ख़िलाफ़ रोकथाम के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए। सेहत हज़ार नेमत है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।